अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। लिसनर, आइए एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। बच्चों के अगवा में कत्ल से ज़्यादा भयानक और घिनौना जुर्म समझता हूँ। आजकल तो ये जुर्म और ज़्यादा भयानक हो गया है। हमारे वक्तों में यानी कि जब हम भी जवान हुआ करते थे, बच्चों के अगवा की वारदातें बहुत ही कम थीं। अगवा इंतकामी कार्रवाई के तहत हुआ करता था। उस वक्त इंसान ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि खरकार जैसी दरिंदगी और इंसान कुशी से भरपूर पेशा इख्तियार करने की सोचता। टांगें और बाजू तोड़कर या टेढ़े करके भिखारी बनाने की भी इंसान ने नहीं सोची थी। ये तो नई तहजीब की करिश्मा साजियां हैं कि इंसान जज्बात से खाली होकर मशीन गन बन गया है। इसमें इखलाक और किरदार भी नहीं रहा और इंसानी मोहब्बत की जगह दरिंदगी ने ले ली है। हमारे वक्तों में किसी का बच्चा इंतकामी तौर पर अगवा कर लिया जाता था और अगवा की मुख्तलिफ वजूहात होती थीं। मेरे पास जब 5 साल की उम्र के एक बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट आई तो मैं परेशान सा हो गया। मुझे भी ऐसी वारदातों का सुराग रसानी का कोई तजुर्बा न था। इससे पहले मैं एक दूध पीती बच्ची के अगवा की तफ्तीश कामयाबी से कर चुका था। मेरा तजुर्बा बस इसी एक वारदात तक महदूद था। मैं कत्ल और डकैती जैसी संगीन और पेचीदा वारदातों से कभी नहीं घबराया था, लेकिन मुझ पर तफ्तीश का जुनून सतारी हो जाता था। इस दूध पीती बच्ची के अगवा के तकरीबन 3.5 साल बाद मैं हिंदुस्तान के एक और कस्बे के थाने का इंचार्ज था। गुरूब आफ्ताब से कुछ देर बाद एक मुसलमान सफ़ेद पोश रोता हुआ थाने में आया और बताया कि उसका लड़का उसकी उम्र तकरीबन 5 साल से 2-4 महीने ज़्यादा है। सुबह 10-11 बजे के दरमियान घर से निकला और फिर वापस ही नहीं आया। घर वाले जहाँ जहाँ ढूंढ सकते थे ढूंढ कर हार गए। कस्बे में मनादी भी करा दी, महल्ले के घर घर जाकर भी देखा, जिस कदर तफ्तीश कर सकते थे कि आखिर थक हार कर मेरे पास आ गए। उस वक्त तक बच्चे को लापता हुए कमोबेश 12 घंटे गुजर चुके थे। वक्त इस वारदात का सबसे ज़्यादा खतरनाक अंसर था। बाप 12 घंटे ज़ाया कर चुका था। वारदात के बाद से शुरू होने वाले वक्त का एक एक मिनट बेहद कीमती होता है। वारदात पर पर्दे पड़ने शुरू हो जाते हैं, मुलजिम दूर निकल जाते या ज़ेरे ज़मीन हो जाते हैं और खुरे खोज मट्टी की तहों में दब जाते हैं। अगर ये बच्चा कत्ल हो जाता तो मैं इतना परेशान न होता। मैं सुराग लगा ही लेता, मगर बच्चा गायब हो गया था, यानी कि अगवा हो गया था। 12 घंटों में वो उस सुस्त रफ्तार ज़माने में 100 मील दूर नहीं तो 50 मील दूर तो ज़रूर पहुंच चुका होगा। मुझे ये यकीन हो गया था कि बच्चा गुम नहीं हुआ, यानी घर का रास्ता नहीं भूला, अगवा हुआ है। वो छोटा सा कस्बा था, भूला भटका बच्चा कोई न कोई घर पहुंचा ही देता। इसके अलावा बच्चे की उम्र 5 साल थी। इस किस्म के शक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो घर से भाग गया होगा। डर ये था कि बच्चा कत्ल न हो चुका हो। कत्ल का बायस खानदानी अदावत या किसी और किस्म की अदावत हो सकता था जिसका शिकार बच्चा हुआ, वरना बच्चे के साथ किसी को क्या दुश्मनी हो सकती थी। चुनाचे मैंने बच्चे के बाप से पहला सवाल यही किया कि उसकी किसके साथ दुश्मनी है और उसे किस पर शक है। उसने बड़े पुख्ता लहजे में जवाब दिया कि उसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं और उसे किसी पर शक भी नहीं। मैंने अपने ढंग और तरीके से इस पर सवालों का सिलसिला शुरू कर दिया, मगर नतीजा यही निकला कि बच्चा किसी दुश्मनी का शिकार नहीं हुआ। मैंने जब उसके घरेलू हालात मालूम किए तो मेरा जहन उसके घर में ही अटक गया। उसने बताया कि इसकी 2 बीवियां हैं। पहली बीवी से 3 लड़कियां हैं, जिनमें सबसे बड़ी 11 साल और सबसे छोटी 6 साल की है। इस आखिरी बच्ची की पैदाइश से 6 माह बाद इस शख्स ने एक नौजवान लड़की के साथ शादी की थी। गुमशुदा बच्चा इस दूसरी बीवी का वाहिद बच्चा था। मुझे अचानक वो वारदात याद आई जिसमें एक आदमी की पहली बीवी से कोई औलाद ना हुई तो उस आदमी ने दूसरी शादी कर ली, जिसके वतन से एक बच्ची पैदा हुई और ये बच्ची 3 माह की हुई तो घर से गायब कर दी गई। बच्ची की मां ने अपनी सौतन पर इल्ज़ाम आयद किया कि उसकी बच्ची को उसने हसद की वजह से अगवा कराया है। मेरी तफ्तीश में ये राज खुला कि बच्ची को अपनी मां ने खुद अपनी नौकरानी और अपने दोस्त की मदद से अगवा करवाया और अपने खामिद की पहली बीवी पर इसका इल्ज़ाम आयद कर कर खामिद की नज़रों से गिराने और तलाक दिलाने की एक ओछी कोशिश की थी। इस गुमशुदा बच्चे के बाप ने भी जब बताया कि इसके घर में 2 बीवियां हैं और दूसरी शादी की वजह ये थी कि पहली बीवी सिर्फ लड़कियों को जन्म देती थी,
اسے جائیداد کی ضرورت تھی جس کے لیے لڑکا ہونا ضروری تھا، لہٰذا لڑکا پیدا کرنے کے لیے اس نے دوسری شادی کی تھی۔ اس واردات میں بھی مجھے سوتن یعنی کہ پہلی بیوی کا حسد ہی نظر آیا۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ پہلی بیوی نے حسد کی آگ بجھانے کے لیے 5 سال کیوں انتظار کیا؟ دونوں بیویاں ایک ہی گھر میں رہتی تھیں۔ پہلی بیوی کے بچے کو کسی طریقے سے وہ قتل کرا سکتی تھی، لیکن مجھے یہ خیال بھی آ گیا کہ یہ عورت عادی مجرم نہیں ہے، وہ حسد اور انتقام کے جذبوں سے اندھی ہوئی عورت ہے۔ یہ دونوں جذبے ایسے ہیں جس کے زیر اثر انتہائی سنگین جرم کر گزرتا ہے انسان۔ میں نے سوچا کہ یہ عورت 5-6 سال حسد کی اور انتقام کی آگ کو دباتی رہی۔ آخر یہ آگ اس کے قابو سے نکل کر اچانک بھڑک ہی اٹھی اور اس نے سوت کے بچے کو اغوا کرا دیا۔ اغوا کرا دینے کا مطلب قتل بھی ہو سکتا ہے۔ قتل کرانے کے لیے اس نے اپنے بھائیوں یا اپنے دوست اگر کوئی ہے اس کا استعمال کیا ہوگا، مگر بچے کے باپ نے یہ کہہ کر کہ اس کی پہلی بیوی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، میری سوچوں پر پانی پھیر دیا۔ آپ کی دوسری بیوی آپ کی پہلی بیوی کو طلاق دلانے کی خاطر اپنے بچے کو عارضی طور پر غائب کرا سکتی ہے۔ میں نے کہا، آپ غیر جانبدار ہو کر سوچیں، ورنہ بچے کی برآمدگی ناممکن ہو جائے گی۔ نہیں، اس نے جذباتی لہجے میں پورے اعتماد سے جواب دیا، ایسی عجیب و غریب حرکت اس کی فطرت کے خلاف ہے۔ آپ کی اور آپ کی بیوی کی عمر میں کتنا فرق ہے؟ 19-20 سال۔ کیا وہ آپ کو اتنا ہی پسند کرتی ہے جتنا اپنے ہم عمر یا اپنی طرح کے جوان خاوند کو پسند کرتی؟ آپ شاید تسلیم نہ کریں، اس نے کہا، وہ مجھے بہت زیادہ پسند کرتی ہے۔ تو پھر یہ معاملہ مشکوک ہے۔ میں نے کہا، مجھے شک ہے کہ وہ آپ کو بیوقوف بنا رہی ہے۔ وہ سٹ پٹایا۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اس قسم کے سوال بھی پوچھوں گا جو اس کے مردانہ وقار اور جذبات کو مجروح کر دیں گے۔ اس نے احتجاج کے لہجے میں کہا، میرا معصوم بچہ گم ہو گیا ہے اور آپ مجھ سے ایسی فضول باتیں پوچھ رہے ہیں جن کا بچے کی گمشدگی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ میں نے اسے کہا کہ میں تفتیش شروع کرنے سے پہلے آپ کی اپنی چارپائی کے نیچے سوٹا پھیر رہا ہوں تاکہ وہ محاورہ سچ ثابت نہ ہو جائے کہ لڑکا بغل میں ڈھنڈورا شہر میں۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ سوال جو میں نے پوچھے ہیں اور پوچھوں گا وہ بہت ضروری ہیں اور اہم بھی ہیں، اور اسے میرے خیر سوال کا جواب جذبات سے نکل کر دینا ہوگا۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ میں آج رات نہ سوؤں گا، نہ اس کی بیویوں کو نہ اسے سونے دوں گا، کیونکہ بچے کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ میں نے خود یا اس نے وقت ضائع کیا تو ہو سکتا ہے کہ بچے کی بجائے اس معصوم کی لاش ملے۔ خدا کے لیے ملک صاحب ایسی بات نہ کہیں۔ وہ میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا، یہ میرا ایک ہی بچہ ہے، اور اس کے منہ سے جو دھاڑیں نکلیں انہوں نے میرا جگر چاک کر دیا۔ میں نے تو پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ تفتیش فوراً شروع کر دوں گا، حالانکہ رات کے 10:30 بج رہے تھے، مگر اس کی آہو بکا نے میرے جذبات کو ایسا جھنجھوڑا کہ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے ASI کو بلایا، اسے کہا کہ شہر کے تمام رجسٹرڈ سزا یافتہ اور دیگر مشتبہ افراد کو اکٹھا کر کے تفتیش کرے۔ میں نے اسے بتایا کہ واردات کیسی ہے۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ ان افراد میں ایک بھی ایسا نہیں تھا جو کبھی بردہ فروشی یا کسی بچے کے اغوا میں ملوث ہوا ہو۔ ہاں، یہ شک ضرور تھا کہ ان میں سے کسی کا باہر کے کسی بردہ فروش کے ساتھ پیشہ ورانہ تعلق ہو سکتا ہے۔ ASI کو میں نے مخبروں کو بلانے کے لیے بھی کہا۔ میری کہانیوں سے آپ جان ہی چکے ہوں گے کہ شہر کے مشتبہ افراد اور بدماش اور مخبر کون لوگ ہوتے ہیں اور تفتیش میں ان کی اہمیت کیا ہے۔ پولیس والے ان کا استعمال بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ ASI کو معلوم تھا کہ اسے کرنا کیا ہے۔ ذرا الگ لے جا کر میں نے اسے کہا کہ اس شخص کی دونوں بیویوں کے متعلق تمام معلومات حاصل کرنی ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہمیں ایک عورت کو استعمال کرنا تھا اور وہ خاک عورت تھی، گھر گھر کے بھید جانتی تھی۔ میں ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے کر بچے کے باپ کے ساتھ اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ میں دانستہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا کیونکہ مجھے اس سے بہت سی باتیں پوچھنی تھیں۔ سب سے اہم مسئلہ جائیداد کا تھا۔ کیا اس شخص نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کی جائیداد کا وارث یہ بچہ اکیلا یا اس کے بعد پیدا ہونے والے بھائی ہوں گے؟ جائیداد کے وارث تو لڑکے ہی ہوتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ کیا آپ نے پہلی بیوی کو کبھی بتایا ہے کہ آپ جائیداد لڑکوں کو دیں گے؟ میں نے جب دوسری شادی کا فیصلہ کیا تھا تو اسے یہی وجہ بتائی تھی کہ مجھے جائیداد کا وارث چاہیے، اس نے جواب دیا۔ جائیداد کے وارث داماد تو نہیں ہو سکتے نا؟ بیوی نے کیا کہا تھا؟ وہ رو پڑی تھی۔
उसने जवाब दिया। उसने ये भी कहा था कि आप मायूस न हो, खुदा ने 3 लड़कियां दी हैं, अब वो ज़रूर बेटा देगा। आप अपने फैसले से हटे नहीं? नहीं, उसने जवाब दिया। मुझे एक नजूमी ने बताया था कि इस औरत के वतन से कभी मर्द जन्म नहीं लेगा। मैंने दूसरी शादी कर ली। पहली बीवी के भाइयों वगैरह ने आपको कोई धमकी दी होगी या कुछ कहा होगा? वो शरीफ लोग हैं, उसने जवाब दिया। उन्होंने बिरादरी के 2 मोअज़्ज़िज़ आदमियों को मेरे पास भेजा था कि वो मुझे दूसरी शादी से रोकें, लेकिन मैं नहीं माना तो वो दोनों भाई खुद मेरे पास आए थे। वो बहुत अच्छे आदमी हैं। मैंने इन्हें हर तरह इत्मीनान दिलाया था कि इनकी बहन की हैसियत और हुकूक में कोई फ़र्क नहीं आएगा। दूसरा रिश्ता आपको आसानी से मिल गया था। जायदाद के लिए कौन रिश्ता देने से इनकार करता है? उसने जवाब दिया। मैंने इन्हें साफ कहा था कि 2 मकान और 4 एकड़ ज़मीन है जो कस्बे के बिल्कुल साथ है। कुछ अरसे बाद इसकी कीमत कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि कस्बा फैलने से ये ज़मीन ज़रई नहीं रहेगी, इमारती बन जाएगी। मैंने उन्हें कहा था कि मैं ये जायदाद दामादों को देना नहीं चाहता, और वो फ़ौरन रज़ामंद हो गए। आपने ये मालूम करने की ज़रूरत महसूस नहीं की होगी कि 20 साल की उम्र की कंवारी लड़की ने भी आपको दिल से कबूल किया है या नहीं? मलिक साहब, उसने कहा, आप मुसलमान होकर ऐसी बातें करते हैं? क्या आप औरतज़ात को इतना सर चढ़ाना चाहते हैं कि मैं या लड़की के वालिदैन लड़की से पूछें कि इसे ये रिश्ता मंजूर है या नहीं? हाँ शेख साहब, मैंने कहा, मैं औरतज़ात को सर चढ़ाने का कायल तो नहीं, लेकिन मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। बड़े ड्रामे देखे हैं। 20 साल की कंवारी दुल्हन जब 40 साल के खामिद के सर चढ़ती है तो वो इसके दिमाग का वही हाल कर देती है जो आपका हो रहा है। ये चंद एक अहम और काबिल ज़िक्र सवाल और जवाब हैं। मैंने उससे बेशुमार सवाल पूछे थे। उसे दोनों बीवियों पर पूरा पूरा भरोसा था और वो अपने आप को दोनों का बादशाह समझता था। मैं आज भी हैरान हूँ कि लोग बेटी को जायदाद का वारिस बनाने से गुरेज करते हैं और उसे जायदाद के लालच में बाप की उम्र के आदमी के हवाले कर देते हैं। मेरी जवानी के वक्त भी यही होता था और आज भी यही हो रहा है। इस शख्स को बच्चे की गुमशुदगी पर रोता और थाड़े मारता देखकर मैंने अपने आप से कहा था कि खुदा उसे इसी गुनाह की सज़ा दे रहा है कि ये अपनी 3 बच्चियों को जायदाद से महरूम रखना चाहता है और इसने एक औरत के सुहाग में दूसरी शादी का जहर खोल दिया है। हो सकता है उसने अपनी पहली बीवी से ये भी कहा हो कि देख लिया तुमने, मैंने जायदाद का वारिस पैदा कर लिया है। सच कहते हैं कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है और ये किसी को भी नज़र नहीं आती। मैं उससे बातें पूछता रहा और वो जवाब देता रहा। उसने जो ही मुझे बैठक में बिठाया तो एक जवान औरत दौड़ती हुई बैठक में दाखिल हुई। वो पागल लगती थी। उसने बेताबी से पूछा, मेरे मुन्ने को ले आए? कहाँ है वो? ये बच्चे की माँ थी। उसकी आंखें सूज गई थीं, उसका सर डोल रहा था। उसने मेरे पाँव पकड़कर इतनी आहोजारी की कि मेरे आंसू निकाल दिए। इसकी आवाज़ बैठी बैठी लगती थी। एक ही रट लगाई जा रही थी, मेरा मुन्ना, मेरा बच्चा। मैंने उसे तसल्ली दी। खामिद ने उसे उठाया और कुर्सी पर बिठा दिया। खामिद खुद बुरी हालत में था। बोलते बोलते उसकी सिसकियां निकल जाती थीं। मैं इन दोनों को देख रहा था। वो बाप बेटी लगते थे। बैठक के अंदरूनी दरवाजे में एक और औरत आन खड़ी हुई। वो भी रो रही थी। वो पहली बीवी थी। उसने दबी सी आवाज़ में पूछा, मुन्ने की क्या खबर है? अल्लाह करेगा मिल जाएगा, मैंने जवाब दिया और खामिद से कहा कि दूसरी बीवी को मेरे पास छोड़कर वो बाहर चला जाए। वो मेरे पास अकेली रह गई। बड़ी मुश्किल से इसे बहलाया और तफ्तीश के लिए तैयार किया। मैं ये मालूम करना चाहता था कि खामिद को वो किस हद तक पसंद करती है। पुलिस वाले ऐसी बातें मालूम करने के लिए कोई भी सवाल सीधा या साफ नहीं करते। एक ढंग और एक ख़ास अंदाज होता है। बड़ी दूर का चक्कर काटना पड़ता है। मुश्तबा के चेहरे के आते जाते रंग और जवाब देने के मुख्तलिफ अंदाज और लहजे देखने पड़ते हैं। बाज़ औक़ात एक वाज़ेह जवाब इतना वाज़ेह नहीं होता जितना चेहरे का तासुर। मुश्तबा पर सवालों के चक्कर में ऐसे उलझता है कि वो महसूस ही नहीं कर सकता कि एक एक सवाल कई बार पूछा जा रहा है। वो हर सवाल को नया समझता है और अपने आप को होशियार और चालाक समझकर ये देखे बगैर जवाब देता चला जाता है कि इसी सवाल के वो 2-3 जवाब दे चुका है और हर बार उसने मुख्तलिफ जवाब दिया है। अगर थानेदार ज़हीन हो तो वो तशद्दुद के बगैर ही एक वालिद जुर्म करवा सकता है। इस जवां साल औरत के गिर्द में सवालों दर सवालों का जाल फैलाना शुरू कर चुका था और 1.5-2 घंटे गुजर गए।
इसे तसल्ली दिलाने की ज़रूरत थी, जो मैं पूरी करता रहा, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अपने बच्चे की गुमशुदगी में उसका अपना हाथ नहीं, और ये भी कि उसे अपनी सोच पर भी ज़रा बराबर शुबा नहीं। मैंने उसके मुंह में ये शुबा डालने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसने कबूल नहीं किया। मैं ये सुनकर हैरान भी हुआ कि उसे अपनी सौतन के खिलाफ कोई शिकायत नहीं, और वो दोनों इत्तेफाक से रहती हैं। इस दूसरी बीवी का अंदाज और लबो लहजा बता रहा था कि इसे किसी पर शक नहीं। अपने खामिद के मुतालिक उसने बताया कि अच्छा आदमी है। मैंने उससे ये भी कहलवा लिया कि उसे अपने खामिद के साथ ऐसी मोहब्बत नहीं जैसी इसे अपनी उम्र के खामिद के साथ होती। फिर भी मुझे इससे ऐसा कोई इशारा ना मिला जिससे किसी शरारत या साजिश का शक होता। वो बेकाबू होकर रोती थी, बार बार मेरे घुटनों पर हाथ रखकर या मेरी ठोड़ी पकड़कर मिन्नतें करती थी कि उसका बच्चा वापस ला दूं। इसे बाहर भेजकर पहली बीवी को बुलाया, इसे भी तफ्तीश के चक्कर में डाला, मगर ये भी धुली हुई तख्तीर नजर आती थी। मैंने इसके जज्बात को इसके खामिद के खिलाफ और दूसरी बीवी के खिलाफ भड़काने की भी कोशिश की, इसके जहन में जायदाद भी डाली, लेकिन ये औरत या तो जज्बाती लिहाज से मुर्दा हो चुकी थी या घर की चार दीवारी में ही तारिकुद दुनिया हो चुकी थी। इसने अपने खामिद और सौत के खिलाफ कोई शिकायत न की। अगर वो खामोश रहती और मेरे सवालों के जवाब अधूरे अधूरे और गोल गोल देती तो मैं शक में पड़ जाता। इसका हर जवाब वाज़ेह था। अगर मुझ में इंसान शनासी की कुछ महारत थी तो बच्चे की गुमशुदगी में इस औरत का हाथ ना था। जायदाद के मुतालिक उसने कहा कि मुझे जायदाद की क्या ज़रूरत है, बच्चियां छोटी हैं, फिर भी बाप ने अभी से मुझे इस मकसद के लिए अलग पैसे देना शुरू कर दिए हैं कि इनका जहेज बनाना शुरू कर दो। बच्चियां अपने घरों में चली जाएंगी, मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। हामिद है तो सब कुछ है, मैं अभी बूढ़ी नहीं हुई, अल्लाह मुझे भी लड़का देगा। तुम्हारी सोच के वालिदैन जायदाद के लालची मालूम होते हैं, मैंने कहा। इसी लालच में उन्होंने जवान बच्ची इतनी बड़ी उम्र के आदमी के हवाले कर दी है जिसके पहले बीवी बच्चे भी हैं। नहीं, ऐसा नहीं, उसने कहा। उन्होंने किसी लालच में आकर लड़की नहीं दी। मैंने जानती हूँ, वो इन लोगों में से हैं जो कहा करते हैं कि लड़की वहाँ देंगे जहाँ वो बादशाही करेगी। वो अपनी लड़की को जायदाद दिलाना चाहते थे, मगर मेरा खामिद अपने लड़के को जायदाद देना चाहता है। वैसे वो लोग अच्छे हैं। इस तरह उसने जो भी बात की, इसमें मुझे जुर्म और शरारत का शायबा तक नजर नहीं आता था। कभी कभी ख्याल आता था जैसे उसने अपने आप को अपने अल्लाह और रसूल के हवाले कर दिया है। मुख्तसर ये कि मेरे तजुर्बे के मुताबिक इस वारदात में ये औरत मुलविस नहीं थी। मैंने इसके खामिद और सौतन को भी अंदर बुला लिया। सौतन यानी कि गुमशुदा बच्चे की माँ के वालिदैन भी वहीं आ गए थे, इन्हें भी बुला लिया। बच्चे की आदतों वगैरह के मुतालिक मालूमात हासिल की। मुझे बच्चे का फ़ोटो दिखाया गया जो 1 साल पहले का था। प्यारा बच्चा था, उसकी आंखें बहुत ही दिलकश थीं। मुझे उसका रंग गोरा बताया गया, उसका रंग माँ पर गया था, उसकी गर्दन लंबी थी। अगर तस्वीर में उसके बाल छोटे न होते तो मैं इसे लड़की समझता। इसकी आदतों के मुतालिक मुझे बताया गया कि इसमें बच्चों वाली झिझक नहीं है, अजनबियों के साथ भी फ़ौरन बेतकल्लुफ़ हो जाता है। इसका मामूल ये था कि 10-11 बजे के दरमियान बाहर निकल जाता था। गली जहाँ ख़त्म होती थी वहाँ कुछ जगह खाली थी जहाँ ये बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेला करता था। इन तमाम बच्चों से उसके मुतालिक पूछा जा चुका था, किसी एक बच्चे ने भी उसे नहीं देखा था, यानी वो खेलने के लिए बच्चों तक पहुँचा ही नहीं था। कभी ऐसा हुआ है कि बच्चा कहीं दूर निकल गया हो और आप लोग इसे ढूंढ कर लाए हों? कभी नहीं, उसकी माँ ने जवाब दिया। खुद ही जाता और घंटा 1.5 घंटा खेलकर वापस आ जाता है। घर में किसी ऐसी औरत का आना जाना तो नहीं जो मशकूक चाल चलन की हो? नहीं, सबने तायद की कि इस घर में महल्ले बिरादरी की औरतों के सिवा और कोई नहीं आता। फिर बच्चा कहाँ जा सकता था? जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि वो ज़माना खरकारों का नहीं था और बच्चों को माजूर करने का पेशा भी मौजूद नहीं था। अगर बच्चा लड़की होती तो गुमशुदगी काबिल फ़हम हो सकती थी। उसकी खूबसूरती गैर मामूली थी। ये शक भी पैदा हुआ कि हिंदुओं के उस कबीले का कोई आदमी उसे उठाकर न ले गया हो जो बच्चों की कुर्बानी कर दिया करते हैं। चंद साल पहले मेरे थाने से 50 मील दूर ब्राह्मणों ने अछूतों के एक बच्चे को ज़ुबह कर दिया था और ये कुर्बानी एक देवी को दी गई थी। वो लोग पकड़े गए थे, गालिबन इन्हें सज़ा भी मिली थी। इसके अलावा मुझे कोई और वजह समझ नहीं आती थी। बच्चा बहरहाल अगवा हो गया था और मुझे बच्चे को बरामद करना था। रात के 2 बज चुके थे।
میں نے بچے کی ماں کو تسلیاں دی اور اسے اور باقی سب کو روتا چھوڑ کر تھانے چلا گیا۔ وہاں ضروری عملہ جاگ رہا تھا۔ سب جانتے تھے کہ میں تفتیش کے معاملے میں کتنا بے آرام اور بے صبر ہوں۔ بچے کی ماں کی فریادیں مجھے مجبور کر رہی تھیں کہ میں وردی نہ اتاروں اور میری آنکھ نہ لگ جائے۔ شہر کے جرائم پیشہ اور مشتبہ افراد آ چکے تھے، 2 مخبر بھی موجود تھے۔ مجھے یہ شک بھی ہوا کہ گرد و نواح کے کسی پیشہ ور مجرم نے یہ واردات کی ہوگی۔ قصبے کے ارد گرد دیہاتی علاقے میں 2 پیشہ ور ڈکیت اور راہزن تھے۔ گو وہ بڑے پیمانے پر وارداتیں کیا کرتے تھے، لیکن ان کے ریکارڈ میں اغوا اور بردہ فروشی کی ایک بھی واردات نہیں تھی۔ وہ کوئی ایسے نامی گرامی پیشہ ور بھی نہیں تھے کہ جرائم کی تاریخ میں ان کا ذکر آتا۔ ان کی بہادری یہ تھی کہ اس دیہاتی علاقے کے لوگ غریب اور بزدل تھے۔ زیادہ تر گاؤں گھاس اور سرکنڈوں کے بنے ہوئے جھونپڑوں کے تھے۔ یہ لوگ ان مجرموں سے اتنا ڈرتے کہ انہیں پناہ دے دیتے، اور پولیس اگر چلی جائے تو پولیس کو گمراہ کر دیتے تھے۔ مجرم انہیں دھمکیاں تو دیتے ہی رہتے تھے، لیکن روپے پیسے اور اجناس سے انہیں خوش بھی رکھتے تھے۔ ان پیشہ ور مجرموں کے ٹھکانوں پر چھاپا مارنا یا انہیں تلاش کرنا اس لیے بیکار تھا کہ وہ اچانک یعنی بے خبری میں ہاتھ نہ آئے تو ہوشیار ہو جائیں گے، جس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ بچے کو کہیں دور بھیج دیں گے یا قتل کر کے کہیں دفن کر دیں گے۔ شہر کے پیشہ ور مشتبہ افراد میں 3 ایسے تھے جو ذرا دلیرانہ واردات کر سکتے تھے۔ باقی سب اکیلے چھوٹا موٹا جرم کرنے کے عادی تھے یا خفیہ اڈوں پر چرس اور جوئے کا کاروبار کرتے تھے۔ اگر باہر کے کسی پیشہ ور نے بچہ اغوا کیا ہے تو یہ بچہ کوئی بے جان چیز تو نہیں تھا کہ کوئی آیا اور اٹھا کر چل دیا۔ میں نے ان افراد کو اپنے مخصوص طریقے سے گھیرا۔ وہ پولیس کی کمزوریوں سے واقف تھے اور میں ان کی کمزوریوں کو جانتا تھا۔ انہی میں میرے مخبر بھی تھے۔ میں نے ان کے ساتھ جھک جھک کرتے رات کا باقی حصہ گزار دیا، اور حاصل صرف یہ ہوا کہ باہر کا ایک جرائم پیشہ گزشتہ 15 دنوں میں 2 بار قصبے میں دیکھا گیا تھا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اس روز یعنی واردات کے دن بھی اسے دیکھا گیا تھا۔ اس کا لباس پاجامہ کرتا اور سر پہ چادر بتایا گیا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے وہ موسم ایسا نہیں تھا کہ دن کے وقت سر پر چادر لی جاتی۔ چادر لینے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنا چہرہ چھپائے رکھنا چاہتا تھا۔ چادر سلیٹی رنگ کی بتائی گئی تھی۔ باہر کے بڑے جرائم پیشہ جب شہر میں آتے تھے تو رہنے یا چھپنے کے لیے انہیں ٹھکانے کی ضرورت ہوتی تھی۔ یہ ٹھکانہ شہر کا کوئی جرائم پیشہ مہیا کرتا تھا۔ مجھے ایسا کوئی سراغ نہ ملا کہ وہ کسی کے پاس ٹھہرا ہو، اور مجھے ایسا بھی کوئی اشارہ نہ ملا جو مجھے اس شک میں ڈالتا کہ بچے کے اغوا کا مجرم یہی شخص ہے۔ اس کا نام بدرالدین عرف بودا تھا۔ یہ ان 2 پیشہ وروں میں سے تھا جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے۔ میں نے اسی وقت ایک مخبر اس کی مشق لینے کے لیے بھیج دیا۔ رات گزر گئی، میرا سر چکرا رہا تھا۔ 2.5-3 گھنٹے آرام کیا، اور جب تھانے میں پہنچا تو بچے کا باپ اور 2 ماموں وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ میرے لیے کوئی نئی خبر یا کوئی نیا سراغ نہیں لائے تھے، وہ سراپا سوال بن کر آئے تھے۔ ان کی آنکھیں اور چہرے بتا رہے تھے کہ رات بھر سوئے نہیں۔ انہوں نے یہی ایک خبر سنائی کہ بچے کی ماں پر غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، اور صبح ڈاکٹر کو گھر لے گئے تھے جس نے اسے دوائیاں دے کر سلا دیا ہے۔ میں اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، کوئی واضح راستہ نہیں ملتا تھا۔ بہت سوچ و بچار کے بعد میں بچے کے باپ کے ساتھ تھانے سے نکل گیا۔ میں نے شہر کے مشتبہ افراد کو تھانے میں پابند رکھا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ انہیں آزاد کر دیا تو ان میں سے جس کسی کو مجرم کا علم ہے وہ اسے بتا دے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ پیشہ ور مجرموں کے بھی مخبر ہوا کرتے تھے۔ ASI سے میں نے کہہ دیا تھا کہ اپنے مخبروں کو اور 3-4 بغیر وردی کانسٹیبلوں کو قصبے میں گھومنے پھرنے کے لیے اس ہدایت کے ساتھ بھیج دیں کہ باہر کا کوئی جرائم پیشہ نظر آئے تو فوراً اطلاع دیں۔ میں یہ انتظامات کر تو رہا تھا، لیکن بالکل ہی غیر یقینی حالت میں۔ یہ تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ بچوں کے اغوا کی وارداتوں کی تفتیش اور سراغ رسانی کا مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا۔ بعض اوقات محسوس ہوتا تھا جیسے میں احمقانہ حرکتیں کر رہا ہوں، البتہ پولیس کا دیگر تجربہ اور اپنی عقل کچھ ساتھ دے رہی تھی۔ یہ ثابت ہو چکا تھا کہ بچہ گھریلو چپکلش کا شکار نہیں ہوا۔ مخبروں نے بھی صبح سویرے آ کر تصدیق کر دی تھی کہ بچے کی باپ کی دونوں بیویاں شریف اور دونوں خاندان باعزت ہیں۔ ان گھرانوں میں کوئی سازش نہیں ہو سکتی۔ میں بچے کے باپ اور 2 ماموں کے ساتھ ان کے گھر کی طرف چل پڑا۔
वहां जाकर वो जगह देखी जहां बच्चा जाकर खेला करता था। वहां छोटे बड़े बच्चे खेल रहे थे। इनसे कुछ बातें पूछी, जिनमें अहम ये थी कि उन्होंने किसी आदमी को गुमशुदा बच्चे के साथ बातें या प्यार करते देखा है। उन्होंने बताया कि बच्चे को तो सिरे से देखा ही नहीं। इस जगह के करीब छोटी छोटी दुकानें थीं। दुकानदारों से भी यही सवाल पूछा। उन्होंने भी यही जवाब दिया कि उन्होंने बच्चे को नहीं देखा। मैं दरअसल ये सोच रहा था कि बच्चे को गली में से ही उड़ाया गया है और उसका यही एक तरीका हो सकता था कि उसे कोई लालच देकर अपने साथ ले गया है। ये मुमकिन नहीं था कि उस ये मुमकिन ही नहीं था कि उसे कोई दिन दहाड़े कंबल में लपेटकर या बोरी में डालकर ले गया हो, लालच देकर अपने पीछे पीछे ले जाने के लिए। कोई एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया गया होगा जिस पर आमदोरफ्त कम होगी। उस जमाने में आबादी आज की निस्बत बहुत कम थी, लोग बहुत कम थे, मकान भी कम थे। मैंने वहां खड़े खड़े ये फर्ज कर लिया कि मैं एक बच्चे को अगवा करना चाहता हूँ, उसे मिठाई दिखाता हूँ। 5 साल की उम्र का नादान बच्चा मेरे पीछे चल पड़ता है। मैं यकीनन कोई वीरान रास्ता इख्तियार करूंगा। बच्चा मेरे साथ साथ आता है, जरा आगे जाकर उसके हाथ में थोड़ी सी मिठाई दे देता हूँ। वो मेरे साथ या पीछे चला आ रहा है। मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूंगा? मैंने इधर उधर देखा तो मुझे एक फर्राख गली नजर आई, जिसके दाएं बाएं थोड़े से मकान थे, कुछ जगह खाली भी थी। ये गली खेतों से जा मिलती थी। आगे सड़क थी। सड़क पर चढ़ जाओ तो कस्बा पीछे रह जाता था। मैं टहलते टहलते इस गली में चला गया। महफूज रास्ता कस्बे से निकलने के लिए यही था। मैं गली के वस्त में जा खड़ा हुआ। ज्यादातर मकान हिंदुओं के थे। मेरे साथ बच्चों और बड़ी उम्र के आदमियों का जुलूस था। मैं चाहता भी यही था कि ये जुलूस मेरे साथ रहे, बल्कि और बढ़ जाए। इससे मुझे सुराग मिलने की तवक्को थी। मैंने देखा कि इस गली के मकानों में से चंद एक आदमी निकल आए। औरतें दरवाजों में खड़ी रहीं। मैंने इन सबसे बुलंद आवाज में जोशीली तकरीर करने के लहजे में कहा कि एक बच्चा तुम्हारी नजरों के सामने से गुजार कर कोई ले गया है। अगर मुजरिम पकड़ा ना गया तो तुम्हारे बच्चे भी इसी तरह अगवा होंगे। जरा याद करने की कोशिश करो कि 5-6 साल की उम्र का बच्चा किसी आदमी के साथ कल दोपहर के वक्त यहाँ से गुजरा होगा। मेरा ये सवाल बज़ाहिर अहमकाना था। वो गली थी, कई बच्चे अपने बापों के साथ यहाँ से गुजरे होंगे। तमाम लोग खामोश रहे। मैंने कुछ और बातें की और लोगों को कुछ इशारे भी दिए। मेरी नज़र एक बूढ़े हिंदू पर पड़ी, जो एक मकान के सामने छोटी सी चरपाई पर लेटा हुआ था। वो उठा और लाठी के सहारे मेरी तरफ आया। वो मुझे हाथ ऊपर करके इशारे कर रहा था। मैं उसकी तरफ बढ़ा। उसने मुझे बताया कि वो सुबह से शाम तक इस चरपाई पर लेटा या बैठा रहता है। उम्र की ज्यादती के अलावा कमर और बाएं टांग का दर्द उसे उठने नहीं देता। वो सारा दिन आते जाते लोगों को देखता रहता है। ये रास्ता चूंकि आम रास्ता नहीं है, क्योंकि आगे खेत हैं, इसलिए इधर से बहुत कम लोग गुजरते हैं। ये बूढ़ा जहां दीदा आदमी था, वो मेरा मतलब समझ गया। उसने हंसकर कहा कि गली में कोई दाखिल होता है तो मैं उसे देखना शुरू करता हूँ। नजरों से ओझल हो जाने तक मैं उसे देखता रहता हूँ। यही मेरा शुगल रह गया है और इसी से मैं दिल बहलाता हूँ। उसने गुज़िश्ता रोज के मुशाहिदात सुनाने शुरू कर दिए। उसने तफसील से बताया कि इस गली से कुछ लोग गुजरे और वो किस किस हुलिये के थे। 8 गधे भी गुजरे थे, जिन पर ईंटें लदी हुई थीं, और दोपहर के वक्त 5-6 साल की उम्र का एक बच्चा भी इधर से गुजरा था, जिसे इसने इसलिए ज्यादा गौर से देखा कि बहुत ही खूबसूरत बच्चा था। बच्चे के साथ एक आदमी था, जिसने पजामा कुर्ता पहन रखा था। इस आदमी का चेहरा पूरी तरह नजर नहीं आता था, क्योंकि उसके सर पर चादर ले रखी थी। चादर के बाकी हिस्से कंधों तक थे। मैंने चादर का रंग पूछा तो बूढ़ा सोच में पड़ गया। उसने 3 रंग बताए, सिलेटी, हल्का नीला या चादर बहुत मैली थी। बूढ़े ने बताया कि बच्चे के हाथ में कागजों का बना हुआ सियाह घोड़ा था और ऐसा ही एक घोड़ा इस आदमी के हाथ में भी था। यहाँ कागज के घोड़े की तशरीह जरूरी मालूम होती है। ये खिलौना होता है। कारखान कागजों और भूसे वगैरह से घोड़ा बनाकर ऊपर स्याह कपड़ा चढ़ा दिया जाता है और इस पर रंगारंग कागज चढ़े हुए होते हैं। टांगे सरकंडों की बनाई जाती हैं। उस जमाने में ऐसे घोड़े आम होते थे। आजकल कहीं कहीं नजर आते हैं। ऐसे घोड़े किसी कारखाने में नहीं, बल्कि देहात में बनते थे। अमूमन खाना बदोश किस्म की औरतें बनाकर शहरों में लाया करती और गली गली बेचा करती थीं। बच्चों के लिए ये बड़ा दिलकश खिलौना हुआ करता था। बूढ़े हिंदू ने बताया कि वो चारपाई पर लेटा हुआ था। उसने लेटे लेटे बच्चे और इस आदमी को देखा और देखता ही रहा।
इसे ऐसा कोई शक नहीं था कि बच्चा अगवा किया जा रहा है। इसे बच्चा प्यारा लगा। वो जब उसके करीब से गुजरा तो बच्चे ने कहा, मैं अपने घर जा रहा हूँ। आदमी ने कहा, इधर से नजदीक है, घर ही जा रहे हैं, दूसरा घोड़ा घर चलकर मिलेगा। बच्चा उसके साथ चलता गया और वो दोनों चले गए। तो आगे यानी जिधर वो गए थे एक बूढ़ी औरत आ रही थी। वो मुसलमान थी। हिंदू ने उसका नाम भी बताया जो मुझे याद नहीं रहा। इसी गली के करीब रहती थी। हिंदू और मुसलमान औरत हम उम्र थे, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे, पुराने वक्तों के लोग थे। बुढ़िया उसके पास रुक गई और वो इधर उधर की तारीफें और बातें करने लगे। बातों बातों में इस बच्चे का जिक्र आ गया। हिंदू दरअसल बच्चे की खूबसूरती की तारीफ करना चाहता था। बुढ़िया ने बताया कि ये दूसरी बीवी का बच्चा है। पहली बेचारी की सिर्फ लड़कियां पैदा होती हैं। बूढ़ों की आदत होती है कि बेमायनी सा मौजू लेकर कितनी ही देर इसी में उलझे रहते हैं। इन्हें मालूम नहीं था कि वो कितने अहम मौजू पर बातें कर रहे हैं। मैंने इस मुसलमान बुढ़िया को बुलवा लिया और हिंदू से पूछा कि उसने कल एक बच्चे की गुमशुदगी की मनादी सुनी थी। उसने मनादी सुनी थी, लेकिन इसे बिल्कुल शक नहीं था कि ये वही बच्चा है जिसकी गुमशुदगी की मनादी कराई जा रही है। बुढ़िया आई तो उसने बताया कि उसने मुनादी सुनी ही नहीं। उसने तस्दीक की कि उसने गुमशुदा बच्चा एक आदमी के साथ जाते देखा था, लेकिन उसने इस आदमी का हुलिया और लिबास गौर से नहीं देखा। कागजों का एक घोड़ा बच्चे के हाथ में और एक उस आदमी के हाथ में देखा था। इस कीमती सुराग से ये साबित हो गया कि बच्चा अगवा हो गया है और इस रास्ते से गया है। अब ये मालूम करना था कि यहाँ से आगे बच्चा कहाँ और किस तरह ले जाया गया। आगे टांगा इंतजार में था या घोड़ा या कोई और इंतजाम था। इससे पहले एक मुखबिर बता चुका था कि बूढ़े को शहर में देखा गया है और उसके सर पर सिलेटी रंग की चादर थी। गुमशुदा बच्चे का बाप मेरे साथ था। उसने कहा, मेरा बच्चा कागजों के घोड़ों का आशिक है। 3 घोड़े फाड़कर फेंक चुका है। इसे घोड़े के लालच में ही अगवा किया गया है। ये सुनकर मेरी एक और हिस्स बेदार हो गई। ये अल्फाज मेरे लिए बड़े अहम थे। बच्चा कागजों के घोड़ों का आशिक था। इसका मतलब ये था कि अगवा करने को मालूम था, अगवा करने वाले को मालूम था कि बच्चा घोड़े के लालच में फंसेगा। मुझे पहला ख्याल ये आया कि अगवा करने वाला इनके अपने ही खानदान का कोई आदमी होगा जो बच्चे की आदतों से वाकिफ होगा, लेकिन मैं यकीन कर चुका था कि इस खानदान में कोई ऐसा जुराइम करने वाला आदमी नहीं। सब इज्जतदार लोग थे। यहाँ मेरी अकल का इम्तहान था। मैं वहां से चल पड़ा और बच्चे के घर जा बैठा। बाप से पूछा कि इसके बच्चे ने जो 3 घोड़े फाड़े हैं वो कहाँ से खरीदे थे। मुझे बताया गया कि एक हिंदू औरत, एक देहाती औरत कुछ अरसे से घोड़े बेचने आती है। उसे चूंकि मालूम है कि बच्चा घोड़े पसंद करता है, इसलिए इनके दरवाजे पर आकर जरूर आवाज देती है। मेरे पूछने पर मुझे बताया गया कि वो 15-20 रोज बाद आती है। वारदात के रोज यानी कि एक रोज पहले वो नहीं आई थी। मैंने एक आदमी को ये कहकर बाहर भेजा कि बच्चों से या दोनों दुकानदारों से मालूम करे कि क्या ये औरत कल घोड़े बेचने आई थी। मैंने इस दौरान बच्चे की माँ से कुछ बातें कागजों के घोड़ों के मुतालिक पूछी। इनसे यही तस्दीक हुई कि बच्चा इन घोड़ों का बेहद शौकीन था। एक नया इंकिशाफ ये हुआ कि ये औरत अंदर आ जाती थी और बच्चे के साथ प्यार करती थी। मेरे कुरेदने पर यह भी मालूम हुआ कि ये औरत बच्चे को अजीब सी नजरों से देखा करती थी। यहाँ तक कि माँ ने एक बार बच्चे के माथे पर सुरमे की लकीर डाल दी थी कि बच्चे को नजरें बद न लग जाए। यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि तफ्तीश के मामले में ये बात बतानी ज़रूरी है कि ये तफ्तीश करने वाले पर मुनहसिर होता है कि वो किस बात को अहम समझता है और किस बात को मामूली समझकर टाल जाता है। इसके लिए तजुर्बे और अकल की ज़रूरत होती है और इसके साथ खुलूस और फ़राइज़ की लगन की भी ज़रूरत होती है। तफ्तीश की कामयाबी का दारोमदार इसी पर होता है। मसलन कागजों का घोड़ा और घोड़ा बेचने वाली औरत मेरे जहन में अटक गए। लिहाजा मैंने जिरा और पूछगछ इसी पर मरकूज कर दी। इस पर तवज्जो मरकूज करने की एक वजह यह भी थी कि ये औरतें जो घोड़े और मिट्टी के खिलौने बनाकर शहर बेचने आया करती थीं, अच्छे चाल चलन की औरतें नहीं होती थीं। इनकी जहनियत मुजरिमाना थी, असमत फरोशी तक करती थीं। इस औरत के मुतालिक ये कहना कि ये अगवा के जुर्म में शामिल है गलत नहीं हो सकता था। इतने में बाहर से वो आदमी ये इतला लेकर आया कि कल ये औरत घोड़े बेचने आई थी और इसे गली के सिरे पर खड़ा देखा गया था।
اب ایک آدمی ایسا بھی مل گیا جس نے بتایا کہ سر پر چادر لیے ہوئے ایک آدمی گلی کے سرے پر کھڑا دیکھا گیا تھا۔ یہ خبر دینے والے کو بھی میں نے بلا لیا۔ اللہ میری مدد کر رہا تھا۔ یہ آدمی اتفاقیہ سامنے آ گیا تھا، مگر بچے کو اس آدمی کے ساتھ باتیں کرتے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ بہرحال میرے لیے اہم مسئلہ یہ تھا کہ گھوڑا بیچنے والی عورت آئی تھی اور وہ اس بچے کے گھر نہیں آئی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ یہاں ایک بچہ اس کا مستقل گاہک ہے۔ میں تھانے چلا گیا۔ مشتبہ تھانے میں افراد موجود تھے۔ ان سے گھوڑا بیچنے والی عورت کے متعلق پوچھا کہ ان میں سے اسے کوئی جانتا ہے یا نہیں۔ 3-4 افراد نے یہ بتایا کہ وہ اسے صرف جانتے ہی نہیں بلکہ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ انہوں نے اس کا نام بھی بتایا جو مجھے بالکل بھی یاد نہیں رہا۔ عجیب سا نام تھا۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ 25-26 سال کی یہ عورت ہے اور خوبصورت ہے، لیکن اتنی خوبصورت نہیں جتنی چالاک اور مکار ہے۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ میرے تھانے کے جرائم پیشہ آدمی اسے جانتے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کس کماش کی عورت ہے۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ گھوڑے بیچنا تو بہانہ ہے، وہ معلوم نہیں کیسے کیسے گل کھلاتی ہے۔ وہ صرف میرے ہی قصبے میں نہیں آتی تھی، دوسرے قصبوں اور شہروں تک بھی پہنچتی تھی۔ یہ ایک قبیلہ تھا جس کا پیشہ بظاہر کچھ اور درپردہ کچھ اور تھا۔ میں نے ضروری سمجھا کہ اس عورت کو پکڑ کر شامل تفتیش کیا جائے۔ کاغذوں کے گھوڑے اسی سے خریدے گئے ہوں گے اور اسی سے پتہ چل سکتا تھا کہ اس سے 2 گھوڑے کس نے خریدے ہوں گے، اور اگر بھوتے نے خود خریدے تھے تو کیا وہ اسے جانتی پہچانتی تھی؟ مجھے اس کا جو ٹھکانہ بتایا گیا وہ قصبے سے 1 میل سے کچھ زیادہ دور تھا۔ وہ گھاس اور سرکنڈوں کی بنی ہوئی 7-8 جھگیوں کی ایک بستی تھی جس میں اسی عورت کا قبیلہ رہتا تھا۔ میں نے 2 کانسٹیبل اس عورت کو ساتھ لانے کے لیے بھیج دیے۔ یہ کانسٹیبل روانہ ہوئے تو میرا وہ مخبر واپس آ گیا جسے میں نے بودا کے گاؤں بھیجا تھا۔ وہ صرف یہ خبر لایا کہ بودا گاؤں میں ہے، لیکن بچے کے متعلق کسی کو خبر نہیں تھی۔ میں ہندوستان کے جس علاقے کی واردات سنا رہا ہوں وہ کچھ چٹانی سا، کچھ جنگلاتی سا اور کچھ میدانی بھی تھا۔ وہاں رازدانی کی وارداتیں ہوتی رہتی تھیں، اس لیے بعض جگہوں پر پولیس چوکیاں قائم کر دی گئی تھیں۔ ایسی 5 چوکیاں میرے تھانے کے ماتحت تھیں۔ میں نے اس چوکی کے ASI کو، جس میں بودا کا گاؤں آتا تھا، یہ اطلاع بھجوائی کہ بودا کو پتہ لگے بغیر اسے نظر میں رکھو اور تمام رات اس کے گھر کے ارد گرد مخبر موجود رہے۔ میں نے مختصراً یہ کیس بھی اسے بتا دیا۔ میرا ایک کانسٹیبل اسی وقت روانہ ہو گیا۔ وہاں شمس الحق نام کا ایک ASI تھا جو ذہین اور پھرتیلا تھا۔ بودا ہمارے ریکارڈ میں تھا اور شمس الحق اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ گھوڑے بیچنے والی آ گئی۔ یہ محض اتفاق تھا کہ وہ گھر مل گئی، ورنہ ان جنگلیوں کی عورتیں دن بھر غائب رہتیں اور رات کو گھر ملتی تھیں۔ میں نے اسے پہلی نظر میں پہچان لیا کہ شیطان عورت ہے۔ گھاگرا پہنے ہوئے تھی، جسم نہایت اچھا اور چہرے میں کشش تھی۔ اس کی آنکھیں ہر طرف چوکس ہو کر پھرتی تھیں۔ مجھے توقع تھی کہ مجھ سے اور تھانے سے ڈر جائے گی، مگر اندر آتے ہی اس نے افسروں کی طرح پوچھا، مجھے کیوں بلایا ہے داروغہ جی؟ اس کے ساتھ 2 مرد تھے، ایک ادھیڑ عمر اور ایک اس عورت سے کچھ بڑا لگتا تھا۔ ادھیڑ عمر تو اس کا ماموں یا چاچا تھا، دوسرا اس کا خامد تھا۔ خامد اس عورت کے بالکل الٹ تھا، چہرہ مرجھایا ہوا، لاغر سا جسم، اور وہ مریض لگتا تھا۔ دونوں مرد ڈرے ہوئے تھے، میرے کمرے کے دروازے میں کھڑے رہے۔ مجھ سے اس عورت نے، جو دراصل عورت نہیں جوان لڑکی تھی، نڈر سا ہو کے پوچھا کہ میں نے اسے کیوں بلایا ہے۔ کل تم یہاں کاغذوں کے گھوڑے بیچنے آئی تھی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہاں، اس نے تن کر جواب دیا، آئی تھی۔ کتنے گھوڑے بیچے تھے؟ یاد نہیں، اس نے جواب دیا، سوچ کر بتاتی ہوں۔ رہنے دو، میں نے کہا۔ بودا نے تم سے کتنے گھوڑے خریدے تھے؟ بودا؟ بودا کون؟ اس نے اپنے باروب لہجے میں اور ایسی خود اعتمادی سے جواب دیا کہ میں چکرا گیا اور میں سمجھا کہ وہ واقعی بودے کو نہیں جانتی، مگر میں سنبھل گیا۔ مجھے اتنی جلدی تسلیم نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ اغوا میں ملوث نہیں۔ میں نے اسے بٹھا لیا اور اپنے مخصوص انداز سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ یہ سوالوں کا ایک طویل اور پیچیدہ سلسلہ تھا، لیکن اس کمبخت عورت نے مجھے پریشان کر دیا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ میرے ہاتھ نہ آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ صحیح معنوں میں جانگلی لڑکی تھی،
وہ بے شک میرے ہاتھ نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ مجھ سے کچھ چھپا نہ سکی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اگر بودے کے ساتھ اس کا اور کوئی تعلق نہیں تو کل اس نے بودے کو 2 گھوڑے ضرور دیے تھے۔ گمشدہ بچے کا باپ تھانے میں ہی تھا۔ میں نے اسے بلایا اور پوچھا کہ کیا اس کے گھر یہی عورت گھوڑے لے کے آیا کرتی تھی؟ اس نے اس عورت کو پہچان لیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ جب بھی یہاں آتی ان کے گھر ضرور جایا کرتی تھی، کل کیوں نہیں گئی؟ میری مرضی، اس نے جواب دیا۔ تم ان کی گلی تک تو گئی تھی۔ میں نے کہا، چند قدم آگے کیوں نہ گئیں؟ وہاں تمہارا ایک گاہک تھا۔ میں ان کی گلی تک بھی نہیں گئی۔ میں نے وہ آدمی بھی ساتھ رکھا تھا جس نے اس عورت کو گلی کے سرے پر دیکھا تھا۔ اسے اندر بلایا تو اس نے عورت کو پہچان لیا اور کہا کہ یہ اس گلی کے سرے پر کھڑی تھی اور اس کے پاس ایک آدمی سر پر چادر لیے کھڑا تھا۔ وہ آدمی کون تھا؟ میں نے گھوڑے بیچنے والی سے پوچھا۔ میں کیا جانوں؟ اس نے جواب دیا۔ کھلونے بیچنے آتی ہوں، 100 آدمی میرے پاس رک کر دیکھتے ہیں۔ میں نے آگے کو جھک کر اسے کہا، تم نے اتنے زیادہ جھوٹ بولے ہیں کہ تم اپنے آپ میری چال میں آ گئی ہو۔ اب بھی وقت ہے، اگر بچہ واپس کر دو تو وعدہ کرتا ہوں کہ صاف چھوڑ دوں گا، اور اگر اسی طرح مکاری کرتی رہو گی تو بچہ بھی برآمد کر لوں گا اور تمہیں ساری عمر جیل سے نکلنے نہیں دوں گا۔ میرے پاس کوئی بچہ نہیں، اس نے جواب دیا۔ اگر تم کہتے ہو کہ ہے تو چلو میرے گھر سے برآمد کر لو۔ مجھے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اس کے ساتھ جو 2 آدمی آئے ہیں ان میں سے ایک اس کا خامند ہے۔ میں نے خامند کو اندر بلایا اور اس چڑیل کو برآمدے میں بھیج دیا۔ تمہاری بیوی نے ایک بچہ اغوا کروایا ہے۔ میں نے خامند سے کہا، تم بھی اس جرم میں شامل ہوگے، میں اب تمہیں واپس نہیں جانے دوں گا۔ اس نے میرے پاؤں میں بیٹھ کر میرے پاؤں پر ہاتھ رکھ دیے، پھر ہاتھ جوڑ کر بولا، میں کسی بھی جرم میں شامل نہیں، میرے گھر میں اغوا کیا ہوا کوئی بچہ نہیں ہے، میں اپنی بیوی کے لیے قسم نہیں کھا سکتا، یہ بڑی ظالم عورت ہے۔ کیا تم اس کے خامند ہو؟ نام کا خامند ہوں جی، اس نے جواب دیا۔ ہمارے قبیلے کا رواج ہے کہ شادی پنڈت کراتا ہے، رشتے وہی جوڑتا ہے۔ حساب ایسا بیٹھتا تھا کہ میری شادی اسی کے ساتھ ہونی تھی سو ہو گئی، مگر یہ عورت ایسی ملیچ ہے کہ مجھے نوکر سمجھتی ہے۔ تم بدرالدین اور بودے کو جانتے ہو؟ بہت اچھی طرح جانتا ہوں سرکار، اس نے جواب دیا۔ اس ملیچ کو نہ بتانا ورنہ مجھے جان سے مار ڈالے گی۔ اس کا خامند بودا ہے، میں نہیں ہوں۔ ہم دونوں تو یوں کہو کہ ایک جھونپڑے میں رہتے ہیں۔ کبھی کبھی بودا ہمارے گھر آتا ہے تو بیوی مجھے کسی کام سے شہر بھیج دیتی ہے۔ ہمارے باقی لوگ بودے سے ڈرتے ہیں۔ بودا سب کی ٹہل سیوا بھی کرتا ہے۔ کل صبح بودا تمہارے گھر آیا تھا؟ ساری رات ہمارے گھر ہی ٹھہرا تھا، اس نے جواب دیا۔ صبح سویرے پہلے بودا نکلا اور شہر کی طرف چلا گیا، پھر میری بیوی بانس کے ساتھ گھوڑے لٹکا کر شہر چلی گئی۔ بودا واپس آیا تھا؟ نہیں، اس نے جواب دیا اور ہاتھ جوڑ کر التجا کی، اس ڈائن کو نہ بتانا سرکار کہ میں نے یہ ساری باتیں آپ کو بتائی ہیں، ورنہ یہ مجھے جینے نہیں دے گی اور یہ مجھے بودے سے مروا دے گی۔ میں تو کہتا ہوں سرکار اسے قید کر لو اور اسے ساری عمر نہ چھوڑو، ملیچ مر جائے تو مجھے خوشی ہوگی۔ یہ مریل سا جنگلی انتقام کی آگ میں چل رہا تھا، میں اس کے جذبات کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ میں نے اس سے کچھ اور کام کی باتیں پوچھ کر باہر برآمدے میں بیٹھنے کو کہا اور اس کی بیوی کو اندر بلایا۔ میں اپنی کامیابی پر اتنا زیادہ خوش تھا کہ میں جلد بازی کر گیا۔ میں نے اسے کہہ دیا، اب جھوٹ نہ بولنا، بودا کو ساری رات اپنے گھر رکھ کر تم کس کس سے چھپاؤ گی؟ وہ میرے سامنے کھڑی تھی، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، یہ غصے کا رنگ تھا۔ اتنے میں ایک کانسٹیبل لاٹھی اٹھائے میرے دروازے میں داخل ہوا۔ مجھے یاد نہیں وہ میرے پاس کیوں آیا تھا اور اس نے لاٹھی کیوں اٹھا رکھی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو گھوڑے بیچنے والی نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ کانسٹیبل اس کے قریب آ چکا تھا، پھر ایسے ہوا جیسے بجلی چمکی ہو۔ اس جوان عورت نے حیران کر دینے والی پھرتی سے کانسٹیبل کے ہاتھ سے لاٹھی چھین لی اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ کانسٹیبل نے لاٹھی ڈھیلی سی گرفت میں لے رکھی تھی۔ برآمدے میں سے مجھے لاٹھی کی ضربوں کی اور کسی کی آہو بکا کی آوازیں سنائی دیں۔ کانسٹیبل کے پیچھے پیچھے میں باہر کو دوڑا۔ وہ عورت لاٹھی سے اپنے خامند کو اوندھا کر چکی تھی اور پھنکارتے ہوئے کہہ رہی تھی، اٹھ دے بیان داروغہ کو۔ لڑکی کو کانسٹیبلوں نے پکڑ لیا تھا اور اس سے لاٹھی لے لی تھی۔ اس کا خامند برآمدے میں اوندھے منہ پڑا تھا، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ عورت کو میں نے حوالات میں بند کرا دیا۔ اس کے خامند کے زخم دیکھے، سر پر 2 ضربیں تھیں جو اتنی زور سے لگی تھیں کہ خون بہہ رہا تھا، اور 2 ضربیں پیٹھ پر تھیں۔ یہ پولیس کی لاٹھی کی ضربیں تھیں۔
इस लाठी के नीचे वाले सिरे पर तकरीबन 1.5 फीट लंबा लोहे का खोल चढ़ा हुआ होता है। इसके अलावा इस औरत के जिस्म में जवानी की ताकत और इस ताकत में कहर पैदा करने के लिए दिल में हामिद के खिलाफ नफरत और इंतकाम का जज्बा था। हामिद के जिस्म में इतनी जान ही नहीं थी, वो बेहोश हो गया था। मैंने उसे चरपाई पर डलवाकर अस्पताल भेज दिया और उसकी बीवी के खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया। अब किसी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं रही थी। शाम हो चली थी। मैंने फैसला कर लिया कि अगली कार्रवाई आज ही रात करूंगा। मैंने उसी वक्त एक घोड़ा मंगवा कर शमसुल हक की पुलिस चौकी के एक कांस्टेबल को सवार करा के इस पैगाम के साथ दौड़ा दिया कि बूदे के घर को खुफिया घेरे में ले लो, मैं छापा मारने आ रहा हूँ। मुझे ये तवक्को हरगिज नहीं थी कि बच्चा बूदे के घर में होगा। ये तो मुझे मालूम ही नहीं था कि बच्चे को किस मकसद के लिए अगवा किया गया था। मैंने बच्चे के बाप से कहा कि वो घर जाकर खाना खा ले और 3.5 मील पैदल जाने और आने के लिए तैयार होकर आ जाए। उसे ये भी कहा कि उसे कोई टट्टू या घोड़ा अपनी सवारी के लिए मिल जाए तो ले आए और 1 घंटे से ज्यादा वक्त न लगाए। उसे 1-2 आदमी अपने साथ लाने की इजाजत भी दे दी। छापा मारने के लिए 8 कांस्टेबल तैयार किए और इन्हें कहा कि वो खाना खाकर राइफलों से मुसल्ला हो जाएं। मैं भी खाना खाने चला गया। अपने लिए और अपने हेड कांस्टेबल के लिए मैंने 2 घोड़ों का इंतजाम कर लिया। खाना वगैरह खाकर मैं वापस आया तो हर कोई तैयार था। बच्चे का बाप बच्चे के 2 मामुओं को साथ ले आया था, लेकिन इनकी सवारी का कोई बंदोबस्त नहीं था। सूरज डूबे कुछ देर हो गई थी। मुझे अंधेरे की ही जरूरत थी। कांस्टेबलों को पैदल जाना था। मैंने बच्चे के बाप और उसके साथियों को कांस्टेबलों के साथ रवाना कर दिया। बच्चे की बरामदगी की सूरत में मुझे शनाख्त के लिए उसके बाप की जरूरत थी। मैंने कांस्टेबलों को जरूरी हिदायत दे दी और बता दिया था कि मैं इन्हें कहाँ मिलूंगा। हमारे सामने 3.5 मील का सफर था। बूदे के गांव का रास्ता मुझे मालूम था। मेरा घुड़सवार कासिद ASI शमसुल हक को पैगाम देने के लिए 1.5 घंटा पहले ही रवाना हो गया था। वो कभी कब पहुंच चुका होगा। मैंने इसे घोड़ा दौड़ाकर ले जाने को कहा था। हम भी रवाना हो गए। कांस्टेबल पैदल थे, इसलिए मुझे घोड़े की रफ्तार इनके मुताबिक रखनी थी। मुझे सबसे पहले चौकी जाना था। मैं अपने हेड कांस्टेबल के साथ चौकी पहुंचा। मुझे इत्तला मिली कि मेरे कांस्टेबलों की पार्टी मुकर्ररा जगह पहुंच गई है। बूदे का गांव चौकी से 1 मील से जरा कम था। शमसुल हक मुझसे बगलगीर होके मिला और बड़ी मुसरत से यह खुशखबरी सुनाई, आपका मुल्जिम हाजिर है। और बच्चा? मैंने पूछा। बच्चे का तो मुझे कुछ पता नहीं, उसने जवाब दिया। मैंने बूदे के घर की तलाशी ली। आपने पैगाम भेजा था कि इसे घेर लो। मैंने इसके गांव कांस्टेबल भेजकर इसे बुला लिया और यहाँ पाबंद कर लिया। मैंने घुड़सवार कांस्टेबल से पूछा कि उसने क्या पैगाम दिया था। उसने बताया तो मैं सिर पिटाया। उसने मेरा पैगाम गलत दिया था। मैंने पैगाम में ये भी कहा था कि मैं छापा मारने आ रहा हूँ और पहले चौकी में आऊँगा। कांस्टेबल ने छापे का नाम तक न लिया और कहा कि मैं चौकी तक आ रहा हूँ। शमसुल हक ने अपनी अकल इस्तेमाल करके बूदे को घर से बुलाकर थाने बिठा दिया। मुझे नुकसान ये नजर आ रहा था कि अगर बच्चा बूदे के कब्जे में है तो इसकी गैर हाजिरी में इसका कोई साथी बच्चे को गायब कर देगा। बूदे को थाने में आए निस्फ घंटा गुजरा था। मैंने इसे कमरे में बुलवाया। वो 30 साल से कुछ ज्यादा उम्र का खूबरू जवान था। मैंने इसे दोस्ताना लहजे में कहा, बूदे, अपना कसब जारी रखना चाहते हो तो बच्चा मेरे हवाले कर दो। उसने लाइल्मी का इजहार किया। मैंने इसे बताया कि जिसके झोंपड़े में उसने रात गुजारी है वो मेरी हवालात में बंद है। मैंने इस औरत का नाम उसे बताया और ये भी बताया कि उसका खामिद मेरे मतलब के बयान दे चुका है। मैंने ये झूठ भी बोला कि उस औरत ने सब कुछ उगल दिया है और जिस महल्ले से बच्चा अगवा किया गया है उसके 3 आदमियों ने उसे सर पर चादर डाले बच्चे के साथ जाते देखा है, मगर बूढ़ा खाक था। उसने एतराफ न किया। उसने कहा कि मैं इसके घर की तलाशी ले लूं, तो मैं समझ गया कि बच्चा वहां नहीं है। मुझे अपने कासिद और शमसुल हक पर भी गुस्सा आ रहा था। बना बनाया खेल बिगड़ गया था। इस बिगड़ी हुई सूरत हाल में मैंने बूदे के घर की तलाशी का फैसला किया। उसी वक्त उसे साथ लिया और रास्ते में मेरी जो पार्टी इंतजार कर रही थी उसे भी साथ लिया और बूदे के घर पहुंचा। इसके साथ इसके घर में दाखिल हुआ तो वहां 2 औरतें थीं। दोनों उसकी बीवियां थीं। मकान कच्चा था और उसके 2 कमरे थे। मैंने बड़ी सख्ती से तलाशी ली। बच्चे का तो कहीं नामो निशान न था। अलबत्ता कागजों के 2 घोड़े मिल गए, सिलेटी रंग की चादर मिल गई और इस चादर के साथ मसनूई मूछें मिली। ये बड़ी बड़ी थीं। उस जमाने में लोग बड़ी बड़ी मूछों को
मर्दानगी की निशानी समझा करते थे। बूढ़े की अपनी मूछें छोटी थीं। इतनी सख्त तलाशी से मुझे बच्चे का सुराग तो ना मिला। मैंने बूढ़े को कागजों के घोड़े दिखाकर कहा कि शहर में इसे देखने वाले गवाहों की शहादत को इन घोड़ों ने पक्का कर दिया है और असल सबूत मेरी हवालात में बंद है। गांव के मुखिया को मैंने बुला लिया था। मैं इससे बात कर रहा था कि मेरी नज़र अचानक बूढ़े की बीवियों पर पड़ी। एक बीवी बूढ़े की तरफ देख रही थी और बूढ़ा उसे देख रहा था। बीवी ने सर से हल्का सा इशारा किया। ये इशारा मेरे लिए बहुत अहम शहादत थी। मैं बूढ़े को सबसे अलग ले गया और उसे कहा कि बच्चा देते हो या नहीं, हाँ या ना में जवाब दो। उसने टाल मटोल और बातों की उस्तादी का मुजाहरा किया। मैंने कांस्टेबलों से कहा, इसे और इन दोनों औरतों को गिरफ्तार कर लो, तीनों को चौकी ले चलो। बच्चे का बाप मेरे साथ था। मैं चौकी को चल दिया। बूढ़े के मकान पर पहरे का इंतजाम कर दिया। रास्ते में मैंने बूढ़े से कोई बात न की। बच्चे का बाप रो रहा था और बार बार कहता था, मलिक साहब इससे पूछो कितने पैसे मांगता है, मैं दे दूंगा, ये बच्चा वापस कर दे। मैं उसे बहला रहा था। हम चौकी पहुंचे। मेरा दिल इस ख्याल से बोझल हो गया था कि मैंने मुजरिम को तो पकड़ लिया था मगर बच्चा बरामद नहीं हुआ था। डर ये था कि बच्चा कत्ल हो चुका होगा। शमसुल हक के कमरे में लालटेन जल रही थी। वो मेरे साथ था। इसके कमरे में दाखिल होते वक्त बच्चे का बाप मेरे साथ साथ चल रहा था। उसने अचानक बड़े जोर से कहा, मेरा मुन्ना, और वो आगे को दौड़ा। वहां एक आदमी बैठा हुआ था जिसकी गोद में 5-6 साल की उम्र का एक बच्चा था। बाप ने इस बच्चे को उठाकर गले लगा लिया और पागलों की तरह उसका मुंह चूमने लगा। मैं परेशान हो गया। ये मामला कोई फिल्मी कहानी वाला मालूम होता था। फिल्मों में जो कुछ भी होता रहे, आखिर में शादी हो जाती है और अगर कोई बच्चा गुम हो तो वो अपनी बगल से ही मिल जाता है। बच्चा रो रहा था और ऊँघ भी रहा था। मेरे साथ बूढ़ा और उसकी दोनों बीवियां थीं जो कमरे में लालटेन की रोशनी में आ गई थीं। मैंने बच्चे से प्यार करके पूछा, मुन्ने तुम कहाँ थे? उसने बूढ़े की एक बीवी की तरफ इशारा करके जवाब दिया, शाम को ये मुझे अपने घर से उठाकर बहुत दूर छोड़ आई थी। मैं डरता रहा और रोता रहा। फिर ये आदमी अजनबी घोड़े पर आया और मुझे उठाकर यहाँ ले आया। मैंने बूढ़े और इसकी बीवियों को बाहर भेज दिया। तीनों अब हिरासत में थे। मैंने वही महफिल जमा ली। मेरे कहने पर शमसुल हक ने बच्चे के लिए दूध मंगवाया जो बच्चा पीकर अपने बाप की गोद में सो गया। मैंने इस अजनबी आदमी से कहा कि वो पूरा बयान दे कि इसे बच्चा किस तरह और कहाँ से मिला है। उसने बताया कि शाम गहरी हो जाने के बाद वो किसी गांव से अपने गांव को घोड़ी पर जा रहा था। बूढ़े के गांव से 5-6 फरलांग दूर खटनालों का वीरान और डरावना सा इलाका है। यह आदमी इस इलाके के करीब से गुजर रहा था। अंधेरा गहरा था। इसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। सवार डर गया। वो इसे किसी बदरू और शरार की आवाज समझ रहा था। उसने किसी आयत का विर्द शुरू कर दिया और वहां से जल्दी निकल जाने की सोची। बच्चे ने रोते हुए कहा, अम्मी जान, अम्मी, अब्बू आओ, और ऐसे ही कुछ आवाजें थीं जिनसे घुड़सवार को शक हुआ कि ये इंसान का बच्चा है। वो चूंकि खुद बच्चों वाला था इसलिए इसके दिल में रहम पैदा हो गया। बच्चे की खुशनसीबी थी कि यह शख्स मुसलमान था इसलिए इसमें दिलेरी थी। अगर हिंदू होता तो इस वीराने में बच्चे की रोने की आवाज पर सरपट भाग उठता या खौफ के मारे बेहोश हो जाता। इस घुड़सवार ने जरा रुककर देख लेना मुनासिब समझा। बच्चा रोते रोते करीब आ गया। सवार ने पूछा, कौन है तू? बच्चे ने डर कर चीख मारी। सवार घोड़े से उतरा। उसके पास लंबा सा चाकू था जिसे खोलकर वो आगे गया। बच्चा इसके करीब आ गया। इस आदमी ने डरते डरते इससे पूछा कि वो कौन है और इसे यहाँ कौन लाया है। बच्चे ने उसे बताया कि पहले एक आदमी उसे शहर से अपने घर एक गांव में ले आया था। वहां इसे छुपाए रखा, उसे डराता रहा। आज शाम के बाद उसके घर की एक औरत उसे यहाँ छोड़कर चली गई है। ये आदमी अकल और दिल गुर्दे वाला मालूम होता था। उसने बच्चे को घोड़े पर बिठाया और पुलिस चौकी ले आया। पुलिस चौकी तक वो डरता रहा कि बच्चा अभी गायब हो जाएगा या किसी जानवर का रूप ढाल लेगा। वो खुदा के कलाम का विर्द करता रहा। चौकी में आकर उसे पता चला कि उसने कितनी बड़ी नेकी की है और खुदा ने उसे फरिश्ते की तरह इस वीराने में भेजा था। अगर वो इधर से ना गुजरता तो बच्चा खौफ से ही मर जाता या भेड़ियों का शिकार हो जाता, जिनकी वहां कमी नहीं थी। मैंने बूढ़े की इस बीवी को बुलाया जिसके मुतालिक बच्चे ने कहा कि ये उसे उस वीराने में छोड़ आई थी। इसे मैंने बड़े तहम्मुल से कहा कि इसके बचने की कोई सूरत नहीं। बच्चे के अगवा का सबूत बूढ़े के खिलाफ शहर से मिल गया है। अब बेहतर यह है कि अपनी जबान से
वक्त दे। वो किसी गरीब बाप की खूबसूरत बेटी थी जिसे बूढ़े ने धौंस और थोड़ी सी रकम के एवज हासिल किया था। अभी वो जवानी की उम्र में थी, सीधी सादी भी नहीं थी। उसने मुझे चक्कर देने की कोशिश की। मैंने उसे बताया कि बच्चा उसे शनाख्त कर चुका है। मैंने उसे बड़ी ही गंदी धमकी दी और ये भी कहा कि मैं उसके हाथ पांव बांधकर उसे वहीं फेंकाऊंगा जहां वो बच्चे को छोड़कर आई थी। सुबह तक भेड़िए और गीदड़ इसकी हड्डियां भी खा चुके होंगे। मैंने कहा, मैं तुम्हें अदालत में पेश नहीं करूंगा ताकि तुम्हें कोई वकील छुड़ा ना सके। मैं तुम्हें यही सजा दूंगा जो बता चुका हूँ। मुझे पूछने वाला कोई नहीं। पुलिस का रौब काम कर गया। वो बोलने पर आमादा हो गई। मेरे लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी थी कि मैंने एक दिन और रात में बच्चा बरामद कर लिया था और ये ऐसी वारदात थी जिसकी तफ्तीश का मुझे कोई तजुर्बा भी नहीं था। मैं दरअसल कागज के घोड़ों पर सवार था। कागजों के घोड़े ही मुझे मंजिल पर ले गए। इस औरत ने पहले तो अपनी मजलूमियत की तफसील सुनाई, जिससे ये फायदा हुआ कि मैंने उसके साथ हमदर्दी का इजहार करके उसके दिल पर कब्जा कर लिया। बार बार की हमदर्दी से वो पूरी तरह आज़ादी और बेतकल्लुफी से बोलने लगी। वो वाकई मजलूम थी। उसे एक जुराइम पेशा आदमी के हाथों बेचा गया था। बच्चे के मुतालिक उसने बताया कि एक रोज पहले बूढ़ा इस बच्चे को अपनी घोड़ी पर लाया। बच्चे के हाथ में कागजों के 2 घोड़े थे। बच्चा रो रहा था और घर जाने की जिद करता था। बूढ़े ने बच्चे को बहलाने की बहुत कोशिश की, मगर बच्चा रोता ही रहा। बूढ़े ने इसे चाकू दिखाकर और तरह तरह के तरीकों से डराने शुरू कर दिया। इससे बच्चा और ज्यादा चीखता था। बूढ़े ने अपनी बीवियों को इतना ही बताया कि किसी को इस बच्चे का इल्म न हो। ये तो बीवियों को मालूम था कि बूढ़े की जिंदगी एक भेद है जिसे छुपाए रखना बीवियों का फर्ज है। रात को बच्चा सो गया, लेकिन सुबह सवेरे जाकर फिर रोने लगा। एक बीवी ने बूढ़े से कहा कि इसे लाए हो तो चलता करो, इस तरह तो ये पकड़वा देगा। बूढ़ा बाहर निकला, लेकिन वापस घर चला गया। उसने बीवियों से कहा कि गांव में मशकूक सा एक आदमी मौजूद है। ये दरअसल मेरा भेजा हुआ मुखबिर था। सारा गांव, जो इतना बड़ा नहीं था, बूढ़े से डरता था। मुखबिर को बच्चे की कोई खबर नहीं मिल सकी थी। इसका फायदा यह हुआ कि बूढ़ा घर से ना निकल सका। बूढ़ा सारे दिन घर रहा और बच्चे को डराता रहा। उसने बीवियों से पूछा कि घर में अफीम है। बूढ़ा चर्स और शराब पीता था। घर में अफीम नहीं थी। इत्तेफाक की बात है कि गांव से भी अफीम न मिली, इसलिए वो बच्चे को बेहोश न कर सका। मुझे बाद में मालूम हुआ कि जिस तरह मैं बच्चे के अगवा की तफ्तीश में ना तजुर्बेकार था, इसी तरह बूढ़ा बच्चों के अगवा में भी अनाड़ी था। इसने अपनी मुजरिमाना जिंदगी में पहला बच्चा अगवा किया था, वरना वो बच्चे को बेहोश करने और बोरी में डालकर ले जाने का इंतजाम पहले से कर लेता। इसकी बीवी ने बयान में कहा कि शाम से कुछ देर पहले बूढ़े ने बताया कि गांव के इर्द गिर्द मशकूक आदमी नजर आते हैं। ये शमसुल हक का इंतजाम था, जिससे बूढ़ा घर में कैद हो गया। शाम के बाद शमसुल हक ने मेरा पैगाम गलत सुनकर या गलत समझकर बूढ़े को चौकी बुलाया और मुखबिरों को घेरा उठवा दिया। बूढ़ा समझ गया कि मामला उलट हो गया है। उसने अपनी बीवियों से कहा कि उसके जाने के बाद बच्चे को उठाकर वीराने में ले जाना और इसकी शेरक चाकू से काट देना। सुबह तक दरिंदे इसे खा लेंगे। एक बीवी ने यह भयानक काम करने से इनकार कर दिया। दूसरी बीवी, जो मुझे बयान दे रही थी, मान गई। उसने चाकू लिया और बच्चे को ये कहकर उठा लिया कि इसे इसके घर ले जा रही है। बच्चा खामोशी से अपने अंजाम की सिमत चला गया, लेकिन उस वीराने में जाकर इस औरत के दिल में वो माँ जाग उठी जिसका 2 साल का एक बच्चा पैदा होकर मर गया था। वो इतने खूबसूरत बच्चे की शेरक काटने से घबरा गई। उसने बच्चे को वीराने के अंदर एक खड्ड में छोड़ा और वहां से भाग आई। घर आई तो थोड़ी देर बाद मैं वहां पहुंच गया और इनके रास्ते बंद हो गए। बूढ़े के बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी उस्तादी दिखाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। इन हालात में और मेरे तरीक़े तफ्तीश के सामने इसकी उस्तादी जल्द ही ख़त्म हो गई। उसने तवील बयान दिया, जिसमें आपके मतलब की कहानी यह है कि बच्चों के अगवा उसके पेशे में शामिल नहीं था। कुछ अरसे से उसका एक दोस्त, जो दूर के एक इलाके में गुर्दा फरोशी और रेसनी करता था, ये कह रहा था कि किसी महाराजा को गोरे चिट्टे कमसिन लड़कों की ज़रूरत है, जिन्हें वो एक ख़ास नाच के लिए तैयार करना चाहता है। अगर बूढ़ा 1-2 बच्चे अगवा कर लाए तो इसे 2000 रुपया फी बच्चा मिलेगा। उस ज़माने के 2000 रुपया आजकल के 20,000 के बराबर था। बूढ़ा इस काम के लिए तैयार हो गया। दोस्त ने उसे कहा था कि वो जब कभी बच्चे को अगवा कर ले उसे इतला दे दे। बूढ़े का बयान सुनाने से पहले मैं ये बताना मौजूद समझता हूँ कि किसी महाराजा को कमसिन लड़कों की क्या ज़रूरत थी।
آپ نے ہندوستان کی بے شمار ریاستوں کے مہاراجے اور نواب سنے ہوں گے۔ یہ انگریزوں کے غلام تھے اور اپنی ریاستوں کے بے حس اور ظالم بادشاہ ان کی رعایا فاقہ مستی اور غربت کی بڑی دردناک حالت میں تھی، اور مہاراجاؤں کی عیاشیوں کی تفصیل حیران کن تھی۔ ان میں 5 بڑے بڑے مہاراجا، جن میں مہاراجا پٹیالہ خاص طور پر قابل ذکر ہے، ناچ گانے کے شوقین تو تھے ہی جیسے سب تھے، لیکن وہ اپنے اعلیٰ قسم کے مہمانوں کے لیے غیر معمولی طور پر خوبصورت لڑکوں کو نچایا کرتے تھے۔ ان کے لیے خوبصورت بچے حاصل کر کے یا خرید کر یا اغوا کر کے تیار کیے جاتے تھے۔ بودھے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کون سے مہاراجے کو بچوں کی ضرورت ہے، اسے صرف ضرورت اور اس کی قیمت بتائی گئی تھی۔ اس کا دوستانہ کاغذوں کے گھوڑے بیچنے والی جانگلی لڑکی کے ساتھ تھا۔ اس نے اس لڑکی کے خاوند اور اس کے چند ایک کنبوں کے قبیلے کو اپنے رعب، خوف اور کرم نوازیوں تلے دبا رکھا تھا۔ خاوند اتنا بزدل تھا کہ سب کچھ جانتے اور دیکھتے ہوئے بھی خاموش تھا۔ یہ قبیلے کے رسم و رواج کی پابندیوں کا نتیجہ تھا کہ اسے اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنی اور اسی کے ساتھ عمر گزارنی تھی۔ یہ لڑکی پاگل پن کی حد تک دلیر تھی، اور میں آپ کو اس کی دلیری کی جھلک دکھا چکا ہوں۔ بودھے کو معلوم تھا کہ یہ لڑکی شہروں میں جا کر کاغذوں کے گھوڑے بیچتی ہے۔ گھوڑے اس کے قبیلے کی عورتیں بناتی تھیں۔ بودھے نے اپنے بیان میں کہا کہ اس لڑکی کا تعلق شہر کے بچوں کے ساتھ تھا، اس لیے اس نے اس لڑکی سے کہا کہ اسے ایک بڑے ہی خوبصورت بچے کی ضرورت ہے جسے وہ اغوا کر کے بیچے گا اور اسے 2000 روپے ملیں گے۔ اس نے لڑکی کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ اسے 500 روپے دے گا۔ لڑکی کو روپوں کے ساتھ تو دلچسپی تھی ہی، اس کی اصل دلچسپی بودھے کے ساتھ تھی۔ بودھے نے اسے بتایا کہ بچے کی عمر 5 سال سے اوپر ہونی چاہیے۔ کچھ روز بعد گھوڑے بیچنے والی نے اسے اس بچے کے متعلق بتایا جسے اغوا کیا گیا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ بچہ کاغذوں کے گھوڑے کا شوقین ہے۔ واردات سے پہلی رات بوڑھا لڑکی کے جھونپڑے میں رہا۔ انہوں نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ لڑکی گلی میں گھوڑے بیچنے کی صدا لگائے گی، بچہ باہر آ جائے گا، لڑکی اسے مفت گھوڑے کا لالچ دے کر پرے لے جائے گی، موقع دیکھ کر بوڑھا اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ بودھے نے صبح قصبے میں جا کر اپنی گھوڑی کھیتوں میں باندھ دی اور اپنا منہ سر چادر میں ڈھک کر اس گلی کے سرے پر گیا جس میں بچے کا گھر تھا۔ لڑکی گھوڑا اٹھائے آ چکی تھی۔ اتفاق سے بچہ کھیلنے کے لیے باہر آ گیا۔ لڑکی ذرا ایک طرف ہو گئی۔ بچہ آیا تو بودھے نے 2 گھوڑے جو اس نے چادر میں چھپا رکھے تھے بچے کو دکھائے اور گھوڑے بیچنے والی کو اشارہ کیا کہ وہ چلی جائے۔ وہ چلی گئی تو بودھے نے بچے سے کہا کہ آؤ تمہیں گھوڑا دوں۔ بچہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ دوسری گلی میں جا کر اس نے ایک گھوڑا بچے کو دے دیا اور کہا کہ آؤ دوسرا آگے چل کر دوں گا۔ وہ بچے کے ساتھ پیار بھی کرتا جا رہا تھا۔ راستے میں بچے نے کہا کہ میں گھر جاؤں گا۔ بودھے نے اسے کہا کہ اس راستے سے چلتے ہیں، دوسرا گھوڑا بھی کھل لے جانا۔ بچہ اس کے ساتھ چلا گیا۔ بودھا اسے اپنی گھوڑی تک لے گیا اور پیار پیار میں اسے گھوڑی پر بٹھا کر چلتا بنا۔ اس سے آگے اس نے وہی کچھ سنایا جو اس کی بیوی سنا چکی تھی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ وہ مخبروں کی نظر میں آ گیا ہے اور وہ مخبروں کو پہچانتا تھا۔ اسے توقع تھی کہ مخبروں کے جال سے نکل جائے گا، لیکن اسے موقع نہ ملا اور میں پہنچ گیا۔ میں رات کو ہی اسے اور اس کی بیویوں کو اپنے تھانے میں لے گیا۔ اس کے بعد مقدمہ قائم کرنے کا مرحلہ تھا۔ میں نے بودھے اور اس کی اس بیوی کے بیان کو، جو بچے کو ویرانے میں چھوڑ آئی تھی، مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کروا کر دونوں کو جیل اور حوالات میں بھجوا دیا۔ گھوڑے بیچنے والی کے 2 جرم تھے، ایک اغوا میں اعانت اور دوسرے اپنے خاوند پر قاتلانہ حملہ۔ اس کا میں نے اپنی حوالات میں رکھنے کا ریمانڈ لے لیا اور وہ اتنی ڈھیٹ نکلی کہ اس نے اقبالی بیان نہیں لکھوایا۔ اس کا خاوند بچ گیا تھا۔ مقدمہ مجسٹریٹ سے ہو کر سیشن کورٹ میں چلا گیا جہاں بودھا اپنے اقبالی بیان سے منحرف ہو گیا۔ اس کی بیوی یہ جرأت نہ کر سکی۔ اس کی دوسری بیوی کو بری کر دیا گیا۔ اس کے خلاف کچھ بھی ثابت نہ ہو سکا۔ ایک بیوی کو 7 سال سزائے قید دی گئی۔ بودھے کو بھی 7 سال اور کاغذوں کے گھوڑے بیچنے والی کو 3 سال اور 5 سال کی سزائے قید دی گئی۔